प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। पिछली वीडियो में हमने फूल और कांटा कविता है जो पढ़ी थी और उसका अर्थ समझा था। आज की इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और कवि से परिचय करेंगे। तो सबसे पहले हम कवि से परिचय कर लेते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बचपन में यह प्यारी कविता आपने भी पढ़ी होगी। इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ही हैं। फूल और कांटा के कवि हैं। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिओद जी की चर्चित काव्य कृति प्रिया प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो आगे हम करते हैं इसमें प्रश्न अभ्यास पाठ सी। तो सबसे पहले हम मेरी समझ से, मतलब बच्चों को क्या समझ में आया उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है और उनके सामने स्टार बनाना है जो आंसर सही होगा। कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? तो कांटे के बारे में जो सच है वो इसमें से हमने छांटना है। कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है? नहीं, कांटा सुगंध को नष्ट नहीं करता। कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है? वो भी नहीं है। कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। कांटा पौधे को हानि पहुंचाता है। तो हमने इसमें जो कविता में हमने पढ़ा था वो था कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये सही होगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है, मतलब उनमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? तो इनमें से हमने सही उत्तर को ढूंढना है। फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। ये सही लग रहा है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों है जो वो सही लग रहे हैं कि फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है और फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। तो इनमें से ये जो है सही होगा, फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होंगे, और ये भी इसका सही ही है। ठीक है, तो इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है। इनमें से दोनों ये जो हैं ये सही रूप में व्यक्त करते हैं, ये वाले। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चे आगे तीसरा प्रश्न है हमारा, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? उपयुक्त मतलब सही है। कविता का कुल ही उसके सम्मान का व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। तो इसमें से सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? इसमें कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है, मतलब कविता के आधार पर हमने छांटना है। व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है? नहीं, क्योंकि अगर कुल ऊंचा होगा, व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं होंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है, ये भी गलत है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। कुल को प्रसिद्धि नहीं मिलती। यहाँ पर कुल के बारे में बताया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यक्ति के कार्यों के कारण लोग उसका सम्मान करते हैं। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल की प्रसिद्धि मिलती है। इन दोनों में से जो सही उत्तर होगा वो हमारा ये होगा, कविता के आधार पर, क्योंकि कुल अच्छा हो गया और व्यक्ति ने कार्य अच्छे नहीं किए तो उसके कुल को कोई प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, बल्कि उसके कुल को लोग गालियाँ ही देंगे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब सारे ही सही हैं लेकिन सबसे अधिक सही कौन सा है वो हमने इसमें देखना है। धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है? बिल्कुल भी नहीं। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक लेती है? ये भी नहीं।
बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है। नहीं, जो बड़प्पन होता है ना, वो व्यक्ति के गुणों और स्वभाव और कर्मों से ही पहचाना जाता है। ठीक है, आदमी गरीब हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसका गुण, स्वभाव और कर्म अच्छे होंगे तो अपने आप वो मतलब बड़प्पन उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही होगा। आगे देखिए, पंक्तियों पर चर्चा। मतलब कविता में से कुछ पंक्तियाँ दी है, उन्हीं पर हमने चर्चा करनी है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर है हवाएं हैं भई, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। ये हमने कविता में भी पढ़ा है कि उन दोनों पर बारिश एक जैसी होती है, हवाएं भी एक जैसी चलती हैं, लेकिन फिर भी उनके जो ढंग है वो एक जैसे नहीं होते। मतलब फूल और कांटों की बात यहाँ पर की गई है। आगे देखिए, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर आपका कुल अच्छा है लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप उसे बड़प्पन नहीं कह सकते, वो तो फिर कुल का भी सर्वनाश कर रहा है। ठीक है, अगर आप कर्म अच्छे करोगे, काम अच्छे करोगे, तभी तो लोग आपको आपके लिए अच्छा सोचेंगे और आपके बड़प्पन की तारीफ करेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, मिलकर करें मिलान, इसमें मिलान करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तरफ फूल दिया है, एक तरफ कांटा दिया है और दूसरी तरफ उनके लिए शब्द दिए गए, तो इनको मिलाना है आपस में कि फूल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा और कांटे के लिए कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए, फूल के लिए मिला लेते हैं। पहले फूल क्या होगा, फूल परोपकार का काम भी करता है, प्रेम का काम भी करता है, प्रसन्नता का काम भी करता है। ठीक है, और फूल कोमलता है, आनंद है, सुंदरता है, सुख है और अच्छाई है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अब कांटा क्या हो गया, कांटे के लिए हम शब्द करेंगे कठोरता, पीड़ा, चुभ जाएगा तो पीड़ा होगी, और बुराई के रूप में, दुख के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर स्वार्थ के लिए। ठीक है, और दया भी फूलों के लिए। ठीक है, ये क्लियर, दया इसमें यहाँ पर फूलों के लिए। ठीक है, फूल सबके लिए प्रेम बरसाते हैं, सबके काम आते हैं, खुशबू देते हैं, तो ये हमारा सारा मिलान हो गया यहाँ पर। आगे देखिए, कविता को एक बार पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो इसमें हमने प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। कविता में ऐसी कौन सी समानताओं का उल्लेख किया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, सभी को पौधों को हवा भी एक जैसी मिलती है, धरती भी एक जैसी होती है, वर्षा भी एक जैसी ही मिलती है सभी को। ठीक है, और मौसम भी उनके लिए सभी का एक जैसा है। ठीक है, लेकिन उनमें डिफरेंस अपने आप आ जाता है, जैसे फूल और कांटों की यहाँ पर बात की गई है। तो ये सब चीज़ें समान रूप से उन्हें मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई देता है। मुख्य रूप से क्या है, फूल है जो वो सुंदरता का प्रतीक है। ठीक है, खुशबू का प्रतीक है, और जो कांटा है वो पीड़ा का, कठोरता का प्रतीक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। मुख्य रूप से ये बात की गई है कि सभी का स्वभाव अलग अलग होता है, चाहे उनको पालने पोसने के लिए हमने एक ही तरीके का प्रयोग किया हो, एक ही प्रकार का वातावरण दिया हो, लेकिन अपने स्वभाव के कारण सभी मनुष्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, कविता में मुख्य रूप से किस तरह की कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, उदाहरण देकर समझाइए। ये प्रश्न देखिए ध्यान से कि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। अब किसी का कुल बहुत अच्छा है लेकिन वो बड़प्पन नहीं दिखा सका, तो उसमें मतलब उसमें बड़प्पन की कसर है, कमी है, इसका उदाहरण देकर हमने इसको समझना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कुल बड़ा ही अच्छा है, लेकिन उस कुल में वो रहने वाला व्यक्ति है जो उसके अंदर उस कुल के कोई भी गुण नहीं है, तो वो वहाँ पर उसके कुल का जो नाश करने वाला है और उस कुल को गालियाँ दिलाने वाला है। उदाहरण के रूप में देखिए बच्चे, महाभारत में जो दुर्योधन थे
उसके कुल देखो कौरव वंश से थे वो, लेकिन दुर्योधन के कर्मों के कारण सारे कुवंश का नाश हो गया। तो यहाँ पर कौरव वंश था जो वो कुल था, लेकिन दुर्योधन उस बड़प्पन को संभाल नहीं पाया और अपने बात मनवाने के लिए और अपने गलत रास्ते पर चलने के कारण उसने अपने पूरे कौरव वंश का नाश करवा दिया। तो ये होता है कुल की बढ़ाई जब काम ना दे तो बड़प्पन की है कसर। मतलब दुर्योधन में बड़प्पन की कमी थी, वो उस कुल की उसको गुणों को संभाल नहीं पाया और अपने सारे कौरव वंश का नाश हो गया। आगे देखिए, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीर्ष पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। एक खटकता है आंख पर, आंख में मतलब जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं होगा ना, उसको देख कर के लोग दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, और जिसका स्वभाव अच्छा होगा उस व्यक्ति के साथ लोग बातें करने के लिए उत्साहित होंगे। अब यहाँ पर देखो, फूल है ना, वो सबके शीश पर शोभित होता है, गले में माला के रूप में पहना जाता है, लेकिन कांटा है जो वो सबकी आंखों में खटकता है। अगर किसी पौधे पर कांटे लगे हो ना, तो उसको बोलते हैं कि अरे दूर हो जाओ, इसके पास तो कांटे। आगे देखिए बच्चे, इसमें अनुमान और कल्पना। आपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। ये कल्पना है, ये बच्चों का मतलब इमेजिनेशन करनी है बच्चों ने, अपने बच्चों के ही आंसर होंगे इसमें। यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती। ये अपने अपने विचार लिखने हैं बच्चों ने, तो कैसी लगती। सारी दुनिया में एक जैसे ही पौधे होते, एक ही टाइप के होते, सबके पत्ते भी एक जैसे ही होते, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। यदि कांटे ना होते, हर पत्ता पौधा केवल फूलों से भरा होता, तो क्या होता। तो लोग हैं जो वो फूलों के तोड़ते रहते है ना, और कांटे उनकी सुरक्षा करने का काम करते हैं, और कांटे हैं जो देख कर के लोग है ना पौधे से पीछे हटते हैं, तो वो इस तरीके से फूल भी बचे रहते हैं। तो अगर कांटे ना होते तो क्या होता, लोग फूलों को तोड़ लेते, और जो संघर्ष है ना वो नहीं दिखाई देता फूलों का, क्योंकि फूल है ना कांटों से संघर्ष करके खिलते हैं, खिलकर दिखाते हैं, हंसकर दिखाते हैं, वो संदेश भी लोगों तक नहीं जाता। ठीक है, कल्पना कीजिए एक तितली कांटे से मित्रता करना चाहती है, उनके बीच कैसा संवाद होगा। ये आपका अपना काम है बच्चों का, ये आपने अपनी कल्पना में लिखना है। ठीक है, आगे हम करते हैं मुख्य जो प्रश्न है वो एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ देखिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। मतलब बड़प्पन के पर्यायवाची शब्द हमने लिखने हैं यहाँ पर। बड़प्पन को पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हमने लिखने हैं कि बड़प्पन को और किन किन शब्द नामों से जाना जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने चार्ट है, इसमें हमने फिल करने हैं। तो यहाँ पर देखो, बड़प्पन को हम संतोष कह सकते हैं, एक उन्होंने लिख रखा है, और हम बड़प्पन को दया भी कह सकते हैं, दया और सहनशीलता। ठीक है, जिसके अंदर बड़प्पन होगा वो सहनशील भी होगा और विश्वास भी होगा उस व्यक्ति को। ठीक है, और उसके अंदर उदारता भी होगी दूसरों के प्रति। इसके बाद विनम्रता भी होगी, उसका स्वभाव विनम्र होगा, बहुत ही सॉफ्ट होगा। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर त्याग भी होगा। ठीक है, लालची नहीं होगा वो। इतने सारे ये शब्द हमने इसके लिए बड़प्पन के लिए लिख दिए। तो ये इसके समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। बड़प्पन शब्द बड़ा और पन से मिलकर बना है। इसका अर्थ है बड़ाई, श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव, महत्व, गौरव। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाई या महानता बताने के लिए किया जाता है। जैसे उनकी सादगी और बड़प्पन ने सबका मन जीत लिया। नीचे दिए गए कुछ शब्द दिए गए हैं जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं उन पर गोला बनाइए, जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते उनके नीचे रेखा लगाइए। तो ये देखिए, भाव मतलब उसकी तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे ये हमने ऊपर कुछ शब्द लिखे हैं वो भी इसी तरह के से हैं। तो इसमें हम देखो गोला लगाएंगे जो बड़प्पन के लिए होंगे, सहनशीलता और दया
संतोष, समर्पण, सद्भावना, विश्वास, उदारता, सम्मान और विनम्रता, निष्ठा, परोपकार, त्याग, आदर। ठीक है, ये सारे जो शब्द हैं वो बड़प्पन की तरफ से हैं, और जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते वो हमारे जो बच गए हैं शब्द, उनको हम लिखेंगे कि ये इनका भाव नहीं करते हैं। जैसे अहंकार है, अहंकार तो बिल्कुल अपोजिट है बड़प्पन के, तो ये सारे शब्द हैं जो वो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते, मतलब इनसे बड़प्पन का भाव है जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, जैसे ईर्ष्या है, ईर्ष्या तो किसी से जलना हो गया, घमंड अहंकार हो गया, अहंकार हो गया। ठीक है, प्रतिशोध बदला हो गया, द्वेष किसी से बैर रखना, स्वार्थ मतलब सेल्फिश हो गया, लालची हो गया, झगड़ालूपन हो गया, अपमान करना। ठीक है, ये सारे ही बड़प्पन के विपरीत शब्द हैं। ठीक है, ये सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखो कविता की रचना। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से। ये कविता की रचना में, इसको आप छोड़ देना, इसको हम आगे करेंगे कविता की विशेषताएं। ठीक है, कविता की विशेषताएं बताई गई हैं, तो इनको मैच करना है हमने। ठीक है, सही पंक्तियों को मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं, तो बताओ भाई कौन से आए हैं। तो ये वाले। ठीक है, क्योंकि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, कुल की, ये इसका हो गया। मुहावरे का प्रयोग किया गया है, हाँ जी, ये किया गया, भोर को अनूठा रस पिला, अनूठा रस पिलाना। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है, फाड़ देता है किसी का। ठीक है, प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों में मानवीय कार्य और भावनाओं का वर्णन किया गया है खटकता, इसका मतलब है एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये सारे इसको हमने पंक्तियों से मिलाने हैं, ये पंक्तियों की कविता की विशेषताएं बताई गई है। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, कविता का सौंदर्य। तो ये भाषा की बात तरह ही है, व्याकरण है। आगे कविता कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं, उन पर घेरा बनाइए, मतलब फिट आ रहे हैं, सेट हो रहे हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। ठीक है, और चांद में उन पर रात, मतलब चांद में, रात्रि में या रात में उन पर चमकता चांद भी। ठीक है, तो रात में और चांद। ठीक है, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता, तो चांद और रात, ये दो शब्द यहाँ पर आ जाएंगे। उन पर बरसता एक सा मेघ, मतलब बारिश, एक सी उन पर हवा, एक सी उन पर हवाएं बही। ठीक है, ये सारे हमने कविता में पढ़े हैं, उन्हीं में से हमने बताना है। आगे देखिए बच्चे, विशेषण। विशेषण को सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, तो एक बार यहाँ पर हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं। भोर का है भेद देता श्याम तन। अब यहाँ पर इसको देखिए, श्याम तन का अर्थ होता है काला शरीर। श्याम शब्द है भंवरे के शरीर के लिए या शरीर की विशेषता बता रहा है, क्योंकि उसका तन है जो वो काला होता है। ठीक है, अर्थात श्याम यहाँ पर विशेषण है और तन क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, तन, और तन है जो वो संज्ञा भी है और विशेष्य भी है। ये एक नया शब्द आ जाता है, विशेष्य, तो संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं, इस बात को हमने ध्यान रखना है। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब आगे इनमें थोड़े से कुछ हमने इसमें बताने हैं, कुछ पंक्तियां दी हैं उन्होंने, उन्हीं में से विशेषण और विशेष्य
अलग अलग करने हैं। ठीक है, तो करते हैं। भोर का है, ये हमने कर दिया शाम और तन। फाड़ देता है किसी का वर वसन, तो यहाँ पर वर है जो वो विशेषण हो गया, वसन है जो वो संज्ञा हो गया। वसन का मतलब होता है वस्त्र। भोर को अपना अनूठा रस पिला, अनूठा मतलब होता है अनोखा, अनोखा मतलब हो गया यहाँ पर विशेषण। ठीक है, अनूठा आएगा यहाँ पर और रस आएगा यहाँ पर संज्ञा। ठीक है, इसके बाद निस्सुगंध और निराले ढंग, निराला, ठीक है, अनोखा, और ढंग आ गया यहाँ पर संज्ञा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए संज्ञा, विशेषण और विशेष्य। आगे देखिए, नीचे दिए गए विशेषणों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखे। एक प्रश्न और बन गया विशेषण का ही, तो इनके दो दो विशेषण हमने लिखने हैं। जैसे फूल है, फूल के लिए हमने दो विशेषण लेने हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया सुंदर फूल, ठीक है, रंग बिरंगे फूल, ये हमने दो विशेषण यहाँ पर लिख दिए। कांटा, नुकीला कांटा, नुकीला कांटा, और तीखा तीखा कांटा या फिर बड़ा कांटा। ठीक है, बड़ा कांटा। मेह, बारिश, बारिश के दो लिख देने हैं। चांद, चांद के फिर दो लिख देने हैं यहाँ पर विशेषण। आधा चांद लिख दिया, मान लीजिए हमने पूरा चांद लिख दिया। चमकीला चांद लिख दिया। रात, आधी रात हो गई। ठीक है, काली रात हो गई। ये हमने विशेषण लिख लिया, दो दो हमने इनके लिख दिए। आगे देखिए, ये हमारा यहाँ पर पाठ से आगे आ गया आपकी बात। ठीक है, तो आपकी बात में मतलब आप इसको खुद करेंगे और इसमें आपकी जो इमेजिनेशन है, सोचने की पावर है, उसका हमने प्रयोग करना है कि आप प्रश्न को देखकर कैसा उत्तर सोचते हो। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, संवाद आ गया। मान लीजिए फूल और कांटे के बीच बातचीत हो रही है, उनकी बातचीत या संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। आप खुद फूल के डायलॉग लिखोगे और तितली के डायलॉग, कांटे के डायलॉग लिखोगे। ठीक है, तो ये संवाद हो गया। मान लीजिए यहाँ पर देखो, उन्होंने फूल और कांटे का थोड़ा उदाहरण दिया है। मैं दूसरों के जीवन में सुगंध और सुख फैलाने आया हूँ, और मैं संघर्ष की याद दिलाने और सुरक्षा देने के लिए हूँ। तो इस तरीके से हमने फूल और कांटे के डायलॉग लिख देने हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पाठ था ख़त्म हुआ। यहाँ पर पहेली बची अभी हमारी। आज की पहेली में क्या है बेटे, इसमें देखिए कुछ नीचे पेड़ पौधों के चित्र दिए गए हैं जिनमें फूल और कांटे साथ साथ पाए जाते हैं, और सही नामों के साथ रेखा खींचकर जोड़ने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बबूल है, बबूल किक्कर को बोलते हैं, जो किक्कर होती है ना उसे बबूल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बबूल है उसके सफ़ेद, पीले और सफ़ेद छोटे गुच्छेदार वो होते हैं, उसके पत्ते होते हैं बिल्कुल पतले पतले होते हैं। तो ये है जो हमारा बबूल का पेड़ यहाँ पर आ जाएगा। गुलाब का सभी को दिख ही रहा है, गुलाब का पेड़ कौन सा है। और फिर है नागफनी, नागफनी हमारी ये है। ठीक है, उसके बाद है बेर, बेर के थोड़े से मोटे पत्ते होते हैं, ये हमारा बेर है। ये हमारा, और करौंदा, करौंदा भी क्या होता है, इसका अचार बनता है करौंदे का, जेली जुली बनाई जाती है, कुछ लोग अचार भी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए और एक बच गया हमारा नींबू, नींबू तो हमारा मिलाना है इसको, बस आपने, ये नींबू बन गया भाई। और ये हमारी वो बन गई बबूल है, ये बबूल है, और ये गुलाब है, और ये हमारा करौंदा है। ठीक है, इनको मिला करके हमने कर देना है। ठीक है भाई, ये हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। इसकी भाषा की बात, प्रश्न उत्तर सब हमने कर लिए हैं। अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे हमने सब कुछ इसमें कर लिया है। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको समझ में आया होगा।
कविता अच्छे से समझ में आई होगी, विशेषण भी समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।